नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे, एक्सपर्ट इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। हम लोग इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें हम ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले रहे हैं जो आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाएं। ठीक है, तो और ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस एक ऐसी प्रैक्टिस है एग्जाम प्रिपरेशन की जिसके द्वारा ही आप अपना सेल्फ वैल्यूएशन करते हैं, स्व मूल्यांकन करते हैं। जाहिर सी बात है इस स्व मूल्यांकन को आप कंटिन्यू रखिए, ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि जब तक आपके कंटेंट नहीं तैयार हैं, यानी जब तक आपका एक सिलेबस नहीं तैयार है तब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए उन टॉपिक्स को भी तैयार करने की पूरी कोशिश कीजिए, चाहे साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल से या किताबों से या किसी और चैनल से, जहां से भी आप तैयार करें, लेकिन टॉपिक को भी आप प्रिपेयर करते चलें। क्वेश्चन प्रैक्टिस एक सेल्फ वैल्यूएशन है, लेकिन हम उसके माध्यम से आपको ढेर सारी नॉलेज भी देना चाहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और इस फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा मिसिंग हुआ है, जो अपीयर नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रताएं भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उस रूप से मान्य ठहराई गई हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रताएं भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उस रूप से मान्य ठहराई गई हैं। ठीक है, कह रहा उपजीविका, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता। बी कह रहा देश के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। तीसरा, संगम और संघ बनाने की स्वतंत्रता। और अगला है प्रेस की स्वतंत्रता। देखिए, अगर देखा जाए तो जो ये प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में संविधान में कहीं पर भी कोई बात नहीं की गई है। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में संविधान में कहीं कोई बात नहीं की गई है। लेकिन 1962 में एक मामला आया था, साकल पेपर्स वर्सेस भारत संघ। इसका एक मामला था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार की तरह माना था। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या किया, स्वतंत्रता के अब जो है अधिकार के तौर पर क्या किया, इसको मान्यता दिया। तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है वास्तव में मौलिक अधिकार के रूप में तो ये वर्णित नहीं है, लेकिन 1962 के इस मामले के निर्णय से क्या हुआ कि प्रेस की स्वतंत्रता को भी क्या कर दिया गया, जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की तरह ही स्वीकार कर लिया गया और तब से इसको उसी स्वरूप में माना जाता है, क्योंकि इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहते हैं और इसलिए इसका स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। एक्चुअली हमारी स्वतंत्रता भी तभी बरकरार रहेगी जब हमारी आवाज को उठाने वाला, अगर हमारी स्वतंत्रता का कहीं से भी हनन होता है तो उसकी आवाज उठाने वाला भी चाहिए, यानी एक विसिल ब्लोअर भी चाहिए। और कभी कभी ये मीडिया जो है विसिल ब्लोअर की तरह भी काम करता है। सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात आप या तो पहुंचाएं या वो पेपर्स में छपी किसी खबर को, किसी न्यूज चैनल पर दिखाएगी किसी खबर को, या सोशल मीडिया की किसी खबर को वो क्या करे, स्वतः खबर मान करके स्वतः संज्ञान ले ले, तो ही आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सकती है। इसलिए एक चौथे स्तंभ के तौर पर साकल पेपर्स के मामले में 1962 में जो आया था उसके तौर पर जो है एक चौथे स्तंभ के तौर पर और मौलिक अधिकारों की आवाज बुलंद करने के तौर पर, जनता की आवाज की रक्षा करने के तौर पर, ठीक है, या कह सकते हैं कि आपके विभिन्न अधिकारों की
जो है रक्षा करने के तौर पर भी इसकी स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। ठीक है, इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता को भी क्या किया गया, एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तौर पर स्वीकार किया गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? जो सूचना का अधिकार है हमारा, इसको भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? तो एक्चुअली सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1), ठीक है, आप जानते हैं 14 से 18 तक क्या है, समानता का अधिकार, लेकिन अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या है, अनुच्छेद 19 से 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब इसमें अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद, अगर हम 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। ठीक है, 19(1) में कुछ और, 19(2) में कुछ और, 19(3) में कुछ और। ठीक है, इसी तरह से अनुच्छेद 19(1) में, अनुच्छेद 19(1) जो क्या करता है, वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 19(2) क्या करता है, इसको कुछ हद तक बाउंडेड भी करता है, निर्बंधित भी करता है। मतलब आपको स्वतंत्रता तो है, लेकिन वो स्वतंत्रता क्या है, कुछ प्रावधानों के तहत सीमित भी की गई है। ठीक है, तो ऐसी विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं इसमें। अब उसी में अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत ही सूचना के अधिकार को भी, सूचना के अधिकार के अंतर्गत ही सूचना के अधिकार को भी मौलिक अधिकार का दर्जा दिया है। भाई सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कितने में कर रही है, क्यों कर रही है, ये सब जनता को जानने का अधिकार है। और लोकतंत्र में इसको मौलिक अधिकार मानना, मौलिक अधिकार के तौर पर स्वीकार करना, ये कोई गलत बात नहीं है, ये एक अच्छी बात है। इससे लोकतंत्र समृद्ध होता है। ठीक है, क्योंकि कैसे कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कुछ छिपा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ दिखाना नहीं चाहते हैं। बताना, जनता में खुला रखना चीजों को, ये आवश्यक होता है। हाँ, जहां छिपाना है वहां छिपाना भी आवश्यक होता है, लेकिन बताना भी जरूरी होता है। इसलिए इसको क्या किया गया, सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत क्या किया गया, मौलिक अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत नहीं है? देश में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता, बी कह रहा है शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी बिना किसी ऑर्डिनेंस के, बिना किसी हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता। क्या कह रहा है, प्रत्याभूत नहीं है, लागू करना नहीं है। सी कह रहा है देश में कहीं भी संपत्ति के स्वामित्व, अर्जन और व्यसन की स्वतंत्रता। और डी कह रहा है कोई व्यापार या वृत्ति करने की स्वतंत्रता। एक्चुअली आप जानते हैं संपत्ति का जो अधिकार है ये अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। संपत्ति का जो अधिकार है, इसमें आंसर हो जाएगा सी। बेसिकली संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा। और आप जानते हैं ये क्या करा, बना दिया गया है, अब यह एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, लीगल राइट बना दिया गया है। और एक विधिक अधिकार के तौर पर विधि के अंतर्गत रहते हुए आपको कहीं भी संपत्ति और उसका स्वामित्व, संपत्ति को अर्जित करने, संपत्ति को खर्च करने, इसकी स्वतंत्रताएं हैं। लेकिन यह स्वतंत्रता अब क्या है, इस प्रकार की नहीं है कि यह आपको संविधान ने मौलिक अधिकार के तौर पर दिया हो। ठीक है, या इसको लागू करना जरूरी है, बल्कि यह क्या है, यह एक लीगल राइट बन करके रह गया है। यह एक क्या है, लीगल राइट है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, विधि के समक्ष समता के अधिकार का, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, और डी कह रहा है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। दरअसल
विधि के समक्ष समता उसको दी गई है। जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार भी उसको है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी सभी को है। लेकिन कोई ब्रिटिश नागरिक है, यानी बाहर का नागरिक है, भारत में रह रहा है, तो उसको व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं हो सकता है कि वो जो चाहे वो व्यापार करे, ठीक है, और या व्यवसाय करे, उसको इसकी स्वतंत्रता नहीं होती है। तो आंसर के हिसाब से क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा आंसर इसका? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है, क्या है? विपरीत लिंगियों यानी ट्रांसजेंडर्स के अधिकार, क्रेनियोपैगस जुड़वाओं के अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 21 की बात कर रहा है ये, अनुच्छेद 21 की बात, ठीक है। तीसरा, बच्चे को जन्म देने का मंदित्मना महिलाओं का अधिकार, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या आता है। वास्तव में विपरीत लिंगियों का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। क्रेनियोपैगस जुड़वाओं का जो अधिकार है, ठीक है, ट्विंस के राइट्स भी इसमें आते हैं। और अगर कोई ऐसी लेडीज है, ऐसी कोई महिला है जो क्या है, इस जो मेंटली चैलेंज्ड है, ठीक है, या कह सकते हैं थोड़ा सा मंद बुद्धि है, तो वो भी अपने बच्चे को जन्म दे सकती है, उसको भी अधिकार है, ठीक है, यानी मातृत्व का अधिकार उसको भी दिया गया है। तो वास्तव में इसमें फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है और थर्ड भी सही है। इस हिसाब से इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये जो शिक्षा का अधिकार अब मौलिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 21A के माध्यम से, ठीक है, ये किसमें डाल दिया गया है इसको? अनुच्छेद 21A के अंतर्गत, ठीक है। राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, ठीक है। कारण, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो वास्तव में इसमें कथन ए भी सही है और कारण आर उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एक्चुअली अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है या किसी भी आधार पर वो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है पर शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहा है, तो इसको हम मानवाधिकार की श्रेणी में भी ले सकते हैं। और इसको मानवाधिकार की श्रेणी में ही कि एक सभ्य मनुष्य के तौर पर अगर उसको जीवन यापन करना है, तो ऐसे में उसको एक बेसिक शिक्षा, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी होगी और उसका ये अधिकार बनता है। इसी को ध्यान में रख करके ही शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या किया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है ना, कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बच्चों को राज्य का यह दायित्व तो बनता है कि वह निःशुल्क, ठीक है, शिक्षा प्रदान करेगा। लेकिन इसी को ध्यान में रखते हुए 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया संविधान में, ठीक है। मूल कर्तव्यों में 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ दिया गया कि यह माता पिता का भी दायित्व होगा कि वो अपने बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा ग्रहण करने में मदद करें। यह उनका कर्तव्य है कि बच्चे को शिक्षा ग्रहण कराएं। क्योंकि ऐसा होता था कि कई बार पेरेंट्स ध्यान नहीं दिया करते थे, पेरेंट्स उनको विभिन्न कार्यों में लगा दिया करते थे, यानी अपने दायित्व, अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही प्रकार से नहीं कर रहे थे, जिससे बच्चा सरकार द्वारा सब कुछ वित्त पोषित होने के बावजूद भी वह शिक्षा ग्रहण, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता था। तो वास्तव में मानवाधिकार तो माना ही जाएगा और इस तरह से इसमें आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? यानी अगर कोई व्यक्ति आपका शोषण कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे में आपका शोषण नहीं होना चाहिए और न्यायालय क्या करेगा? आपकी हेल्प करेगा। बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के, निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो जो शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार है, ठीक है, उसमें किसके लिए? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के और दलितों के। दरअसल
जातिगत आधार पर नहीं, बल्कि इसमें एक तो बच्चों के बारे में कहा गया है संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार में, ठीक है, और साथ में स्त्रियों के बारे में कहा गया है, इसके बारे में नहीं कहा गया है, ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में अगर बच्चों के अधिकारों का किसी प्रकार से हनन होता है, ठीक है, और स्त्रियों के किसी प्रकार से अधिकारों का हनन होता है, ठीक, तो ये क्या होगा, संविधान के अनुसार इसमें न्यायालय जो है एक्शन ले सकता है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें 1 और 2 को सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग, ठीक है, जो चाइल्ड लेबर होता है उसकी बात की जा रही है। बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा और उपरोक्त सभी। एक्चुअली भारत के संविधान द्वारा भी बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। 1996 का जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था, उसका वो निर्णय भी इसी संदर्भ में था। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जिसके आधार पर मानवाधिकार की बात की जाती है, तो मानवाधिकार के आधार पर भी चाइल्ड लेबर पर रोक लगाई गई है, और इस मामले में जो है यूनाइटेड नेशन बहुत सख्त रुख अख्तियार करता है। इस आधार पर देखा जाए तो इसमें ये तीनों सही हैं, यानी इस तरह से उपरोक्त सभी सही होंगे, ठीक है, उपरोक्त क्या होंगे, सभी सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ए, बी और सी तीनों सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27, ठीक है। तो एक्चुअली जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप सब लोग जानते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहां से लेकर के कहां तक है, ये अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक है, ठीक है। अनुच्छेद 25 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, और इन्हीं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में कुछ विशिष्ट अधिकार भी विशिष्ट धर्म के लोगों को दिए गए हैं। ऐसे अधिकार जिनका संबंध सीधे धर्म से है। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे अभी 3 तलाक का मुद्दा भी आया हुआ था, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 3 तलाक अगर धर्म का एक हिस्सा है तब तो इसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन अगर यह धर्म का हिस्सा नहीं है, ठीक है, और यह एक सामान्य परंपरा है या कहीं पर है कहीं पर नहीं है, तो इसमें हस्तक्षेप लाजमी बनता है, क्योंकि यह मानवाधिकारों की श्रेणी में आ जाता है फिर, ठीक है। तो ऐसे में इसी तरह से यहां पर भी क्या, एक्चुअली कृपाण आप जानते हैं जो सिख धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उनमें कृपाण एक महत्वपूर्ण जो है धर्म का एक अंग माना जाता है, और वो अनुच्छेद 25 में आता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 25 के हिसाब से सिख जो है धर्म के लोगों को कृपाण धारण करने का अधिकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अधीन है? अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अधीन है? लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। लोक व्यवस्था यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। दूसरा कह रहा है कोई विधिक जो सामाजिक कल्याण तथा सुधार की व्यवस्था करती हो, ठीक है। तीसरा सार्वजनिक स्वरूप वाले हिंदू धार्मिक संस्थानों का सभी हिंदुओं के लिए खोला जाना। चौथा मानहानि या अपराध उद्दीपन। तो ये चौथा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसका कोई भी संबंध इससे नहीं है। वास्तव में अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात आती है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। कोई ऐसा कानून जो समाज कल्याण और सुधार की व्यवस्था करता हो। और तीसरा सार्वजनिक स्वरूप वाले हिंदू धार्मिक संस्थानों का सभी हिंदुओं के लिए खोला जाना।
जिसमें कि जो कि किसी भी आधार पर हिंदू धर्म का पालन करना चाहता हो, तो उस आधार पर इसमें फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, तो आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार। तीसरा, राज्यों को धर्म प्रचार करने का अधिकार सबको है, कोई शक नहीं है। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, अभी मैंने व्याख्या किया, बिल्कुल वो भी है। तीसरा कह रहा, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का निर्माण, यानी राज्यों को ऐसी विधि निर्माण करने का अधिकार जिससे समाज में सुधार हो, समाज में अच्छाइयां व्याप्त हो, बिल्कुल ये अधिकार भी है। ठीक है। और चौथा कह रहा, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। ना, धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार किसी को नहीं है, याद रखिएगा, बल्कि अगर स्वेच्छा से आप अपना धर्म परिवर्तित करना चाहते हैं तो आपको कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है, लेकिन किसी को परिवर्तन कराने का अधिकार जोर जबरदस्ती या लाभ के आधार पर यह अधिकार नहीं है। ठीक है, तो ये वाला अधिकार नहीं है। अधिकार तो क्या हुआ, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और थर्ड सही है, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन से अनुच्छेद के मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। निम्न में से कौन से अनुच्छेद के मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। पहला कह रहा है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14। बी कह रहा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21। सी कह रहा है धर्म का स्वतंत्रता पूर्वक प्रकट, आचरण और प्रचार करने का अधिकार, अनुच्छेद 25। डी कह रहा है अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा, अनुच्छेद 19। ठीक है, अनुच्छेद 29। ठीक है, तो कह रहा है कौन से अनुच्छेद के मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। तो वास्तव में ये जो देख रहे हैं, पहला अधिकार, दूसरा और तीसरा, ये अधिकार सभी को प्राप्त है। ठीक है, आप नागरिक हैं तो भी और गैर नागरिक हैं तो भी। लेकिन जो डी है यहां पर, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार, ये केवल जो भारतीय अल्पसंख्यक हैं उन्हें ही प्राप्त है, बाहर के अल्पसंख्यकों को प्राप्त नहीं है। यानी केवल अगर देखा जाए तो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है ये अधिकार, और कोई अधिकार उन सबको प्राप्त नहीं है। तो इस हिसाब से इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये क्या है, केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है। भारत के नागरिकों को प्राप्त क्या, अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। इसमें आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं, भाषा के आधार पर अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन यह शिक्षण संस्थाएं पूरी तरह से ऐसा नहीं कि केवल उसमें अल्पसंख्यक ही पढ़ेंगे, उनको कुछ ना कुछ सीटें क्या करनी पड़ेगी, गैर अल्पसंख्यकों के लिए भी छोड़नी पड़ेगी। और ये अगर इस आधार पर ये हैं तो इनमें सरकार का वित्त पोषण नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन ए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। कारण कह रहा है संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो वास्तव में अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित करता है, इसमें कोई शक नहीं है कि परिभाषित नहीं करता है, परिभाषित करता है। ठीक है, लेकिन संविधान केवल फला धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, केवल भाषाई और धार्मिक, ये भी सही है। लेकिन सही में देखा जाए तो वास्तव में ये हैं दोनों सही, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या
नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि कह रहा है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, व्याख्या नहीं है, आर गलत है, नहीं। इसमें बी आंसर हो जाएगा क्या कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन वो इसकी व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। आंसर हो जाएगा डी। एक्चुअली सर्वोच्च न्यायालय को यानी और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया है, ठीक है ना। और ये इस संदर्भ में आप जानते हैं विभिन्न प्रकार की रिट भी निकालते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी, ठीक है। दोनों को याचिकाएं यानी रिट स्वीकार करने का भी अधिकार है, इसलिए दोनों ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को किसी भी आधार पर मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में मौलिक अधिकारों को लागू करने की या लागू करवाने की शक्ति प्रदान की गई है। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान के दो उपबंध जो सर्वाधिक स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं कौन से हैं? अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 446, अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 44 तथा अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 17 तथा अनुच्छेद 143। थोड़ा सा आप लोग न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की बात समझ लीजिए। जुडिशियल रिव्यू एक ऐसी शक्ति है, ठीक है, जो न्यायिक आधार पर यह न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है जो हाई कोर्ट भी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है। किस आधार पर? कि अगर राज्य ने किसी आधार पर कोई विधि बनाई है और न्यायालय को लगता है कि इस विधि के होने से संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होता है, तो उसमें क्या कर सकता है, वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रहते हुए, जो हमने बताया भी आपको कि सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत क्या निकालने की शक्ति है? रिट निकालने की शक्ति है। और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्या है? रिट निकालने की शक्ति है, ठीक है। तो इस आधार पर ये दोनों ही क्या कर सकते हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति रखते हैं। जुडिशियल यानी अगर कोई ऐसी विधि बनी है या ऐसा कोई कानून प्रवर्तित है जिससे किसी भी आधार पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो यहां राज्य को अधिकार दिया गया, यहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि वह उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। इस आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है कि उससे किसी भी आधार पर मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यह जो प्रावधान आता है वो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है और अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो हाई कोर्ट को अधिकार है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकारभिक्षा। इसको रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया गया है। उत्प्रेषण यानी सर्टियोरी को क्या कहा गया है? ठीक है, क्या कहा गया है इसको हम पोस्टमार्टम भी कहते हैं, ठीक है। संवैधानिक उपचारों में से इसको पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, यानी जो कुछ भी है वो हो गया है, लेकिन यह देखना जो है कि क्या ये जो मतलब इसमें वास्तव में क्या है, यह देखने के लिए ही पोस्टमार्टम किया जाता है। और उस उत्प्रेषण की रिट के तहत भी जो इसमें उत्प्रेषण का प्रावधान है उसके तहत भी वास्तव में पोस्टमार्टम ही किया जाता है। कई एग्जामों में इसको रिपीट किया गया है। तो जहां पर पोस्टमार्टम आए वो जान लीजिएगा कि उत्प्रेषण के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं?
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? अनुच्छेद 32 अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा मतलब इसका किसी भी आधार पर उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227 और अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 32, 226 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद कोर्ट, अनुच्छेद 245। ठीक है, इसमें 1, 2, 3 इसमें सभी सही होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, आंसर सही क्या हो जाएगा, इसमें सभी सही होंगे। ठीक है, सभी सही है। संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा, यानी इनमें दिए गए प्रावधानों में से किसी का किसी भी आधार पर उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। बिल्कुल ये सत्य है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर साहब ने क्या 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 क्या, क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, और आत्मा के साथ साथ हृदय का भी इस्तेमाल किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसको आत्मा और हृदय कहा था। संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय दोनों कहा था। और कारण क्या कहता है बेटा, कारण कहता है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 32 क्या करता है, किसी भी आधार पर अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर खड़ा है अपनी विभिन्न प्रकार की याचिकाओं के माध्यम से कि अगर आपका किसी भी आधार पर मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार का हनन किया जाता है तो हम उसके लिए तैयार हैं और हम उसकी रक्षा करने का आपको वचन देते हैं। मैंने इससे पहले बताया अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट। ठीक है, इस आधार पर कथन भी सही है और कारण भी सही है। कथन सही है, कारण सही है, और कारण यानी आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। इसमें आंसर हो जाएगा ए। आप लोग चाहे तो इसको मिला सकते हैं, सीट दी गई है यहां पर। ठीक है, तो कोशिश करता हूं कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अभी हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और जो भी नए सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट में छूट रहे होंगे, उन सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस भी हम इसमें जल्दी ही आपको फिर से स्टार्ट कराएं। कुछ कंटिन्यू चल रही हैं और जो छूट गई होंगी एक आध, उनको हम फिर से स्टार्ट कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और बताइए हमें कमेंट करके, ठीक है, कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू।